रात के अंधेरे में जब हम खुले आसमान की ओर देखते हैं तो वो टिमटिमाते हुए तारे, हाँ अनगिनत तारे, मोतियों जैसे लगते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। और ये हमेशा से इंसान को हैरान करता आया है। मन में सवाल उठता है, ये सब आया कहाँ से? ये इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं, ये बना कैसे? ये वाकई बड़ा सवाल है। आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारा विषय है बिग बैंग सिद्धांत, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति की वो वैज्ञानिक कहानी जो हमें बताती है कि सब कुछ शुरू कैसे हुआ। हाँ, सबसे स्वीकृत मॉडल आज का। इस खोज में हमारी मदद के लिए कई स्रोत हैं। एक काफी विस्तृत विकिपीडिया लेख है, एक पीडीएफ भी है परिचयात्मक सा, और एक यूट्यूब वीडियो से भी जानकारी मिली है। जी, और ये सब अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं उन्हें निकालें, ब्रह्मांड की शुरुआत, वो कैसे फैला, और जो रहस्य आज भी हैं उन्हें समझें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सोचिए, लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पहले आज हम जो कुछ भी देखते हैं, मतलब सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा, यहाँ तक कि खुद स्पेस और टाइम, ये सब एक बहुत ही छोटे अकल्पनीय रूप से गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। सिंगुलैरिटी। हाँ, उसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। उस वक्त शायद भौतिकी के नियम भी वैसे नहीं थे जैसे आज हम जानते हैं। सिंगुलैरिटी, ये शब्द ही कितना अजीब है। मतलब सब कुछ एक बिंदु में। और ये समझना भी जरूरी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि ये कोई धमाका नहीं था जो किसी जगह में हुआ हो। बिल्कुल सही कहा। ये अक्सर गलत समझा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई खाली जगह थी और इसमें बम फटा। बिग बैंग तो खुद स्पेस का ही बनना और फैलना था। अच्छा। वो सिंगुलैरिटी फैलना शुरू हुई और उसी फैलाव से स्पेस और टाइम बने। यही था ब्रह्मांड का जन्म। और ये जन्म हुआ कब? स्रोतों में इसकी उम्र लगभग 13.8 अरब साल बताई गई है। जी हाँ, 13.8 अरब साल। काफी लंबा समय। बहुत लंबा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो उन शुरुआती पलों को सोचकर होती है, वो पहले सेकंड का भी छोटा सा हिस्सा। हाँ, वो शुरुआती क्षण जिन्हें प्लैंक युग कहते हैं, मतलब बिग बैंग के ठीक बाद 10⁻43 सेकंड जैसा कुछ, वो तो और भी रहस्यमय है। माना जाता है कि उस टाइम भौतिकी के जो 4 मूल बल हैं, गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ वही, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, मजबूत और कमजोर नाभिकीय बल, ये शायद एक ही महाशक्ति के रूप में मिले हुए थे। क्वांटम गुरुत्वाकर्षण बहुत प्रभावी था। सच कहूं तो हमारी आज की फिजिक्स उस चरम हालत को पूरी तरह समझा नहीं पाती। मतलब हमारी समझ वहां तक जाती नहीं है अभी। हाँ, ये हमारी समझ की सीमा है फिलहाल। और फिर उस शुरुआती दौर में वो भयानक तेजी से विस्तार। स्रोतों में लिखा है कि ये प्रकाश की गति से भी तेज था। ये कैसे हो सकता है? ये एक आम कंफ्यूजन है। देखिए, ये कोई चीज नहीं थी जो चल रही थी, ये खुद स्पेस फैल रहा था। आइंस्टाइन का सिद्धांत कहता है कि कोई चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती स्पेस के अंदर, लेकिन स्पेस खुद वो कितनी भी तेजी से फैल सकता है। अच्छा, स्पेस की कोई स्पीड लिमिट नहीं है? आप ऐसा कह सकते हैं। और ये शुरुआती विस्तार मतलब अभूतपूर्व था। और यहीं पर कॉस्मिक इन्फ्लेशन यानी ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति का आइडिया आता है ना? बिल्कुल। बिग बैंग के एकदम बाद सेकंड के खरबवें हिस्से से भी कम टाइम में ब्रह्मांड का एक अविश्वसनीय तेज फैलाव। यहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, इन्फ्लेशन एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ तेज फैलाव नहीं था, ये एक्सपोनेंशियल था। मतलब कुछ ही पलों में साइज अरबों खरबों गुना बढ़ गया। अरबों खरबों गुना? हाँ, एक स्रोत में मिसाल दी गई है, जैसे मानो रेत का एक कण पलक झपकते हमारे सौर मंडल जितना बड़ा हो गया हो। बाप रे, इतना तेज फैलाव! लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? सिर्फ साइज बड़ा करने के अलावा? नहीं, इसका महत्व बहुत गहरा है। इन्फ्लेशन ने ब्रह्मांड को लगभग सपाट, फ्लैट बना दिया और आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा होमोजीनियस भी, जैसा हम आज बड़े स्केल पर देखते हैं। इसने 2 बड़ी पहेलियां सुलझाने में मदद की। कौन सी पहेलियां? पहली, होराइजन प्रॉब्लम, मतलब ब्रह्मांड के 2 बिल्कुल उल्टे छोर जो बिग बैंग के बाद कभी एक दूसरे के संपर्क में आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि रोशनी को भी वहां तक पहुंचने का टाइम नहीं मिला। उनका तापमान लगभग एक जैसा क्यों है? इन्फ्लेशन कहता है कि शुरू में वो पास थे, संपर्क में थे, फिर तेज फैलाव ने उन्हें एकदम से दूर फेंक दिया। अच्छा, तो उसने उन्हें एक जैसा बनाकर फिर दूर कर दिया। समझ गया। और दूसरी पहेली? दूसरी है फ्लैटनेस प्रॉब्लम, मतलब हमारा ब्रह्मांड इतना सटीक तरीके से फ्लैट क्यों है, जरा भी मुड़ा हुआ कर्व्ड क्यों नहीं?
कोई भी हल्की सी शुरुआती गोलाई इन्फ्लेशन के दौरान खिंचकर सपाट हो गई होगी। जैसे गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसकी सतह सपाट लगती है। बिल्कुल वैसी ही बात। और साथ ही इन्फ्लेशन ने क्वांटम लेवल के छोटे छोटे उतार चढ़ावों को खींचकर बड़ा कर दिया। यही बाद में गुरुत्वाकर्षण के लिए बीज बने, जिनसे आकाशगंगाएं वगैरह बनी। तो इन्फ्लेशन ने ब्रह्मांड को फ्लैट किया, एक जैसा बनाया और भविष्य की गैलेक्सीज के बीज भी बो दिए। कमाल है। इसके बाद क्या हुआ जब ये तूफानी फैलाव धीमा हुआ? तो जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला और ठंडा हुआ, आइंस्टाइन का वो मशहूर समीकरण है ना, E=mc²। हाँ, ऊर्जा और पदार्थ वाला। बिल्कुल, उसके हिसाब से ऊर्जा मौलिक कणों में बदलने लगी। पहले क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो जैसे कण बने। फिर कुछ ही माइक्रोसेकंड में जब तापमान थोड़ा और गिरा तो क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे, जो हमारे एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। हाँ वही। और इसी दौरान वो पदार्थ बनाम एंटी मैटर वाली बात हुई, वो असंतुलन। हाँ, ये एक और बड़ा रहस्य है जिसे बैरियोजेनेसिस कहते हैं। शुरू में पदार्थ और उसका एंटी मैटर लगभग बराबर मात्रा में बने होंगे, लेकिन किसी वजह से हर 1 अरब एंटी मैटर कण के लिए करीब 1 अरब और 1 पदार्थ कण बना। बस इतना सा फर्क, अरब में 1। हाँ, बहुत मामूली अंतर था। लेकिन जब पदार्थ और एंटी मैटर मिले और एक दूसरे को खत्म कर दिया, तो पदार्थ की वही छोटी सी एक्स्ट्रा मात्रा बच गई। सोचिए जरा, अरबों में बस 1 कण का फर्क, और उसी से हम सब, तारे, गैलेक्सीज, मतलब आज का पूरा ब्रह्मांड बना। अगर ये बैलेंस जरा भी अलग होता तो शायद कुछ भी ना होता, सिर्फ ऊर्जा ही रह जाती। ये उन फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम्स में से एक है जो वैज्ञानिकों को हैरान करती है। इसी शुरुआती दौर में एक और चीज हुई, कणों को वजन मिलना, मास। स्रोतों में हिग्स फील्ड और हिग्स बोसोन का जिक्र है। अंड में एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र फैला है जिसे हिग्स फील्ड कहते हैं। जब कुछ कण जैसे इलेक्ट्रॉन या क्वार्क इस फील्ड से गुजरते हैं तो वो इसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। इससे उन्हें एक तरह की रुकावट महसूस होती है, और यही रुकावट हमें उनके मास यानी द्रव्यमान के रूप में दिखती है। और जो इंटरैक्ट नहीं करते, जैसे फोटॉन, वो मासलेस रह जाते, उनका कोई द्रव्यमान नहीं होता। और हिग्स बोसोन, जिसे कुछ लोग गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। हिग्स बोसोन इसी हिग्स फील्ड से जुड़ा हुआ कण है। समझ लीजिए फील्ड में एक लहर या उत्तेजना। इसकी भविष्यवाणी तो कई दशक पहले हो गई थी, लेकिन आखिरकार 2012-13 में सर्न की लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC लैब में प्रयोगों से इसकी खोज पक्की हुई। ये तो बहुत बड़ी खबर थी उस वक्त। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स की बहुत बड़ी कामयाबी थी ये। इसने स्टैंडर्ड मॉडल को काफी मजबूती दी। तो कण बन गए, उन्हें मास मिल गया। अब आगे न्यूक्लियस कैसे बने? नाभिक। बिग बैंग के बाद पहले कुछ मिनटों में, मतलब लगभग 3 से 20 मिनट तक, ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया, हालांकि अभी भी करोड़ों डिग्री सेल्सियस गर्म था, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़कर स्थिर नाभिक बना सकें। अच्छा। इस प्रोसेस को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस या BBN कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन के नाभिक यानी प्रोटॉन और हीलियम के नाभिक, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बने, साथ में बहुत थोड़ी मात्रा में लिथियम भी। और क्या हमें पता है कि कितना हाइड्रोजन कितना हीलियम बना? हाँ, थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड के कुल नॉर्मल मैटर का लगभग 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम बनना चाहिए था। और क्या ऐसा ही मिला है? बिल्कुल। जब खगोलविद बहुत पुरानी दूर की गैसों को देखते हैं, मतलब उस समय के ब्रह्मांड की झलक, तो उन्हें लगभग यही अनुपात मिलता है। ये बिग बैंग मॉडल के लिए एक और बड़ा सबूत है। ठीक है, तो पहले कुछ मिनटों में हल्के तत्वों के नाभिक बन गए। लेकिन ब्रह्मांड अभी भी एक तरह का धुंधला सूप जैसा था, है ना? रोशनी उसमें भटक जाती थी। सही कहा। उस समय ब्रह्मांड में फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, और प्रकाश के कण यानी फोटॉन लगातार इन इलेक्ट्रॉनों से टकराकर बिखर जाते थे। मतलब ब्रह्मांड ओपेक था, अपारदर्शी। रोशनी आर पार नहीं जा सकती थी। हाँ, इसे ठंडा होकर इतना स्थिर होने में और लगभग 3,80,000 साल लगे। इतना लंबा इंतजार। और तब क्या हुआ? तब तापमान गिरकर लगभग 3,000 केल्विन हो गया, करीब 2700 डिग्री सेल्सियस। ये इतना ठंडा था कि इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस के चक्कर काटकर स्थिर न्यूट्रल एटम बना सकें।
ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स बंद गए। हाँ, इस घटना को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन एटम में बंध गए, फोटोनों के रास्ते की रुकावट हट गई और प्रकाश आजाद हो गया। हाँ, ब्रह्मांड अचानक से पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो गया। और वो फोटोन जो उस वक्त से लगातार ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, फैलते हुए ब्रह्मांड के कारण ठंडे होकर आज माइक्रोवेव तरंगों के रूप में हम तक पहुंचते हैं। यही है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB। बिल्कुल, ये उस शुरुआती गरम घने ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तस्वीर है जिसे हम देख सकते हैं। बिग बैंग की गूंज समझिए। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी मजेदार है। स्रोतों में है कि 1964 में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने इसे इत्तेफाक से खोजा था। वो किसी और चीज पर काम कर रहे थे और उन्हें अपने रेडियो रिसीवर में लगातार एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था। हाँ, उन्होंने पहले सोचा कि उनके इक्विपमेंट में कोई गड़बड़ी है या एंटीना पर कबूतरों के बीट वगैरह जमी है। कबूतरों की बीट। हाँ, उन्होंने एंटीना साफ भी किया, पर वो शोर बंद ही नहीं हुआ। फिर पता चला कि ये शोर हर दिशा से एक जैसा आ रहा था, और ये धरती का नहीं बल्कि ब्रह्मांड से आ रहा था। और उसी वक्त दूसरे वैज्ञानिक इसी की तलाश में थे। जी हाँ, पास में ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट डिके, पीबल्स वगैरह इसी तरह के रेडिएशन की भविष्यवाणी पर काम कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि पेंजियास और विल्सन ने इसे खोज लिया है, तो सारी कड़ियां जुड़ गई। इस खोज ने तो तहलका मचा दिया होगा। बिग बैंग थ्योरी के लिए कितना बड़ा बूस्ट था ये। जबरदस्त। CMB की खोज ने बिग बैंग मॉडल को उस समय की जो प्रतिद्वंदी थ्योरी थी, स्टेडी स्टेट मॉडल, उसके ऊपर मजबूती से स्थापित कर दिया। CMB बिल्कुल वैसा ही था जैसा बिग बैंग मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था। और बाद में सैटेलाइट्स ने इसे और कंफर्म किया। कोबे, WMAP, प्लैंक। हाँ, इन मिशंस ने CMB का बहुत ललिता अध्ययन किया। उन्होंने कंफर्म किया कि इसका स्पेक्ट्रम एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसा है और इसके तापमान में बहुत ही छोटे छोटे उतार चढ़ाव, एनिसोट्रोपीज हैं, लगभग 1 लाख में 1 हिस्से जितने। वो नीले और लाल धब्बों वाली तस्वीरें जो हम देखते हैं, CMB मैप्स। हाँ, वही। वो सूक्ष्म तापमान के अंतर दिखाते हैं। कुछ हिस्से जरा से ज्यादा गर्म, लाल, और कुछ जरा से ठंडे, नीले। ये असल में वही इन्फ्लेशन द्वारा बड़े किए गए क्वांटम उतार चढ़ाव के निशान हैं। और इन्हीं से बाद में गैलेक्सीज बनी। बिल्कुल, ये वो बीज थे। तो CMB के बाद उन बीजों से पौधे उगने शुरू हुए, मतलब संरचनाएं बनने लगी। हाँ, जहाँ पदार्थ का घनत्व थोड़ा सा ज्यादा था, वो ठंडे नीले धब्बे वाले इलाके, वहाँ ग्रेविटी ने और ज्यादा पदार्थ खींचना शुरू किया। धीरे धीरे लाखों और फिर अरबों सालों में इन जगहों पर गैस के बड़े बड़े बादल जमा हुए। वो सिकुड़े और उनसे पहले तारे बने, फिर तारों के झुंड यानी गैलेक्सीज बनने लगीं। और ये कब शुरू हुआ? पहले तारे कब बने? अनुमान है कि पहले तारे और छोटी गैलेक्सीज बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन साल बाद बननी शुरू हो गई थीं। ये प्रोसेस आज भी चल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ वो नॉर्मल मैटर जिससे हम बने हैं, उसका गुरुत्वाकर्षण इसके लिए काफी था? मैंने डार्क मैटर के बारे में पढ़ा है, इसका क्या रोल था? ये बहुत जरूरी सवाल है। खगोलविदों ने पाया कि गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स में जितना पदार्थ हमें दिखता है, तारे, गैस, धूल, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना नहीं है कि उन्हें एक साथ बांधे रख सके, खासकर जिस तेजी से वो घूम रहे हैं या एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं। मतलब उन्हें तो बिखर जाना चाहिए था। हाँ, हिसाब से तो यही लगता था। इससे पता चला कि वहाँ बहुत सारा ऐसा पदार्थ भी होना चाहिए जो हमें दिखता नहीं है, जो अदृश्य है, पर जिसका गुरुत्वाकर्षण है। इसे ही डार्क मैटर कहते हैं। और ये कितना है? अंदाजा है कि ब्रह्मांड के कुल मैटर और एनर्जी का लगभग 27% डार्क मैटर है, जबकि हमारा जाना पहचाना नॉर्मल मैटर, जिससे हम, तारे, ग्रह बने, वो सिर्फ 5% है। सिर्फ 5% और 27% डार्क मैटर? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इस एक्स्ट्रा ग्रेविटी के बिना गैलेक्सीज और क्लस्टर्स वैसे बन ही नहीं पाते जैसे वो बने हैं। डार्क मैटर ने एक तरह से ढांचा तैयार किया, स्कैफोल्डिंग, जिस पर नॉर्मल मैटर जमा हुआ। लेकिन ये है क्या, किस चीज से बना है, ये अब तक एक बड़ा रहस्य है। कमाल है। 5% नॉर्मल मैटर, 27% डार्क मैटर, तो बाकी का 68% क्या है? उस पर आते हैं, लेकिन पहले ये विस्तार वाली बात। हमें पक्का कैसे पता चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है? इसका सबसे पहला और मजबूत सबूत एडविन हबल ने 1929 में दिया था।
उन्होंने दूर की गैलेक्सी से आने वाली रोशनी को स्टडी किया और पाया कि वो हमसे दूर जा रही हैं। उनके प्रकाश में रेड शिफ्ट था। रेड शिफ्ट मतलब? मतलब प्रकाश की तरंगें खिंच गई थीं, लंबी हो गई थीं, जैसे दूर जाती हुई एम्बुलेंस की आवाज पतली होती जाती है। और हबल ने देखा कि जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर थी वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी। ये हबल का नियम कहलाता है। और ये सीधा सबूत था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। हाँ, जैसे किसी गुब्बारे को फुलाओ तो उसकी सतह पर बने निशान एक दूसरे से दूर जाते हैं, वैसे ही। हालांकि ये जानना भी दिलचस्प है, जैसा स्रोत बताते हैं कि हबल से पहले ही 1922 में रूसी गणितज्ञ फ्रीडमैन और 1927 में बेल्जियम के पादरी और भौतिकविद जॉर्ज लेमेत्रे ने आइंस्टाइन की थ्योरी से ही ये नतीजा निकाल लिया था कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं हो सकता, उसे या तो टहलना होगा या सिकुड़ना होगा। अच्छा, तो थ्योरी पहले आ गई थी। हाँ, लेमेत्रे ने ही सबसे पहले प्राइमेवल एटम, आदिम परमाणु का आइडिया दिया था। हाँ। जो फटकर ब्रह्मांड बना, मतलब बिग बैंग का एकदम शुरुआती विचार। और वो बिग बैंग नाम तो मजाक में दिया गया था ना? हाँ, फ्रेड हॉयल जो स्टेडी स्टेट मॉडल के बड़े समर्थक थे, उन्होंने 1949 में एक रेडियो शो में लेमेत्रे के आइडिया का मजाक उड़ाते हुए इसे बिग बैंग कह दिया था। लेकिन देखिए, यही नाम चल पड़ा। किस्मत की बात है। तो ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन क्या ये हमेशा एक ही स्पीड से फैल रहा है या धीमा हो रहा है ग्रेविटी की वजह से? यहीं पर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। 1990 के दशक के आखिर में खगोलविद दूर के सुपरनोवा, टाइप IA सुपरनोवा, जो एक जैसे फटते हैं, इसलिए उनकी दूरी पता लगाई जा सकती है, का इस्तेमाल करके यही पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि विस्तार कितना धीमा हो रहा है। और उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला कि विस्तार धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। तेज हो रहा है। ब्रह्मांड एक्सेलरेट कर रहा है। तेज हो रहा है मतलब कोई चीज इसे धक्का दे रही है, एंटी ग्रेविटी जैसा कुछ। बिल्कुल, यही वो बचा हुआ 68% है जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। इस रहस्यमयी चीज को डार्क एनर्जी नाम दिया गया है। ये स्पेस के खालीपन में ही मौजूद एक तरह की एनर्जी लगती है, जो चीजों को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। तो 5% नॉर्मल मैटर, 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी। जी हाँ, ये है हमारे ब्रह्मांड का कॉम्पोजिशन जैसा हम आज समझते हैं। डार्क एनर्जी क्या है, क्यों है, ये शायद आज के ब्रह्मांड विज्ञान का सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर हम समेटें, बिग बैंग मॉडल के पक्ष में कई मजबूत सबूत हैं। एक तो हबल का विस्तार, दूसरा CMB की खोज और उसका पैटर्न, तीसरा हल्के तत्वों हाइड्रोजन हीलियम की सही मात्रा का मिलना जैसा BBN ने बताया, और चौथा गैलेक्सीज का बनना और विकसित होना। ये सब मॉडल से मेल खाता है। हाँ, और अलग-अलग तरीकों से जब ब्रह्मांड की उम्र निकाली गई तो वो भी करीब-करीब एक जैसी 13.8 अरब साल आई। इन सब ने मिलकर बिग बैंग को स्टैंडर्ड मॉडल बना दिया है। ये वाकई विज्ञान की एक बड़ी जीत है। लेकिन जैसा आपने कहा, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे बड़े रहस्य दिखाते हैं कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, और भी सवाल हैं, है ना? बिल्कुल, कई बड़े सवाल हैं। एक तो वही बैरियन असिमेट्री, पदार्थ एंटी मैटर से ज्यादा क्यों बना? वो अरब में एक का फर्क कैसे आया? दूसरा, डार्क मैटर आखिर है क्या? क्या ये कोई नया कण है जिसे हम पकड़ नहीं पाए? तीसरा, डार्क एनर्जी क्या है? क्या ये हमेशा से ऐसी ही है या बदलती है? ये त्वरण क्यों पैदा कर रही है? और वो होराइजन और फ्लैटनेस प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन उन्हें समझाता है, पर क्या वो पूरी कहानी है? हाँ, इन्फ्लेशन एक अच्छा आइडिया है, पर क्या वही एकमात्र व्याख्या है? क्या हम इन्फ्लेशन को ठीक से समझते हैं? इसके सबूत क्या हैं? और सबसे बड़ा सवाल शायद बिग बैंग से पहले क्या था? या ये सवाल ही गलत है? ये सवाल ही शायद सही ना हो, क्योंकि अगर टाइम और स्पेस खुद बिग बैंग से शुरू हुए तो पहले का क्या मतलब हुआ? लेकिन फिर भी ये जिज्ञासा तो होती ही है कि वो सिंगुलैरिटी आई कहाँ से? और वो मल्टीवर्स वाली बात, क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है? हाँ, कुछ इन्फ्लेशनरी मॉडल्स ये संभावना जताते हैं कि शायद बहुत सारे ब्रह्मांड बने हों। ये सब ऐसे सवाल हैं जो विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। तो हमने देखा कि कैसे इन स्रोतों ने हमें सिंगुलैरिटी के उस अकल्पनीय बिंदु से लेकर आज के इस विशाल, जटिल और लगातार तेजी से फैलते ब्रह्मांड तक की यात्रा करवाई। बिग बैंग मॉडल इन सबको एक साथ जोड़ने में मतलब कमाल का सफल रहा है। बिल्कुल, ये मॉडल पिछले करीब 100 सालों में विकसित हुई हमारी ब्रह्मांड की समझ का निचोड़ है। लेकिन जैसा हमने बात की, हर जवाब नए सवाल खड़े कर देता है।
डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, खोज जारी है। तो आखिर में सोचने वाली बात क्या है? इन स्रोतों को देखने के बाद एक चीज दिमाग में घूम रही है। हमारी ज्यादातर जानकारी रोशनी पर आधारित है, जो अतीत से हम तक आती है। सीएमडी हमें बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद का हाल दिखाता है, पर क्या हम उससे भी पीछे झांक सकते हैं? अच्छा सवाल है। क्या भविष्य की तकनीकें जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स को सुनने वाले और बेहतर डिटेक्टर हमें उन शुरुआती पलों की, शायद इन्फ्लेशन के वक्त की या उससे भी पहले की कोई झलक दे पाएंगी जब रोशनी भी कैद थी? ये एक बड़ी उम्मीद है। ग्रेविटेशनल वेव्स शायद हमें उस पर्दे के पीछे देखने में मदद करें। या फिर जैसा कि मल्टीवर्स का आइडिया कहता है, अगर सच में अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं तो इस अनंत फैलाव में हमारी अपनी कहानी का, हमारे अस्तित्व का क्या मतलब है? ये कुछ ऐसे गहरे सवाल हैं जिनके जवाब शायद अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक खोजेंगे और जिन पर हम सोचते रह सकते हैं। हाँ, ये हमें हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं।